Chaudhary and in this video we will discuss about ETS, Electron Transport System, which is the last process of our aerobic respiration. इसमें हम NADH and FADH2 को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं ATP बनाने के लिए, ATP में उसको कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो ये जो ETS होता है वो होता कहाँ है? It occurs in the inner mitochondrial membrane. ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है. This is the matrix. This is inner membrane, this is outer membrane and this is intermembranous space. इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है. ओके, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इस इनर मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ओके, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके लिए हमें इसका मोटिव क्या है, इसको करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि इस NADH और FADH2 से जब हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो उस हाइड्रोजन से हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ठीक है, जब हम मान लीजिए कि NADH है हमारे पास एंड FADH2 है. ठीक है, इससे जब हाइड्रोजन निकलता है तो इस हाइड्रोजन से हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं. इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही हमें इसी से काम है. ठीक है, इस प्रोटॉन को यूज करेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवाएंगे एनर्जी जनरेट करने के लिए. ओके, ताकि फाइनली हमारा एटीपी बन सके. तो हमारे पास 5 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5. दिस इज द कॉम्प्लेक्स 4 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 5. ओके, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 जो होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए होते हैं. 5वां जो कॉम्प्लेक्स होता है ये काम करता है एटीपी सिंथेसिस करने के लिए. ठीक है, तो इसका नाम भी कुछ इसी तरह से होता है. कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो NADH का ऑक्सीडेशन करवाता है. जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है इसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, जो FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाता है. कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है इसे हम कहते हैं साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स या डिहाइड्रोजिनेज. और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है उसे साइटोक्रोम A3 डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं. और जो हमारा 5वां है उसे हम ATP सिंथेज कहते हैं, जो कि ATP का सिंथेसिस करता है. ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे मैट्रिक्स में NADH एंड FADH2 प्रेजेंट है. हमने NADH को लिया, NADH से हमने हाइड्रोजन निकाला, उसका ऑक्सीडेशन किया और हाइड्रोजन को रिमूव किया. जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमें हाइड्रोजन मींस प्रोटॉन और उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम भेजेंगे इस FMN के पास. ठीक है, यहाँ पर FMN होता है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इसमें FMN एंड FES होता है. तो यहाँ पर FMN के पास हम भेजेंगे. उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को FES के पास भेजेंगे. इस FES से हम भेजेंगे यूबिक्यूनोन के पास. देन यूबिक्यूनोन कन्वर्ट हो जाएगा यूबिक्यूनॉल में, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है. उसके बाद ये यूबिक्यूनॉल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B के पास मींस कॉम्प्लेक्स 3 के पास भेजेगा. ओके, और इसमें जो प्रोटॉन बचे हमारे हाइड्रोजन उसको पंप किया जाएगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में. हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में फेंका जाएगा मींस यहाँ पर हाइड्रोजन को फेंका जाएगा और इलेक्ट्रॉन को इसमें मूव करवा जाएगा. ओके, तो इधर हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन है हमारा उसको पंप कर दिया गया. अब साइटोक्रोम B के पास हमारे NADH2 वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 3 के पास. ना कॉम्प्लेक्स 2 के पास है हमारा FADH2 जो उसका ऑक्सीडेशन करेगा. FADH2 को जब हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा FAD के पास. देन FAD से FES के पास, FES से फिर ये भेजा जाएगा यूबिक्यूनॉन के पास. देन फिर ये यूबिक्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोबाइल कैरियर है. ओके, देन यूबिक्यूनॉल फिर से इलेक्ट्रॉन को ये साइटोक्रोम B के पास देगा और हाइड्रोजन जो है उसको पंप कर दिया जाएगा इधर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में. ओके, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 दोनों के इलेक्ट्रॉन किसके पास भेजे गए, कॉम्प्लेक्स 3 के पास मींस साइटोक्रोम B के पास. ओके, साइटोक्रोम B से इसको भेजा जाएगा FES, देन साइटोक्रोम C1. ओके, साइटोक्रोम C1 के बाद इसको भेजा जाएगा साइटोक्रोम C के पास, जो कि एक मोबाइल कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मोबाइल है मींस मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह. ये सारे मूव नहीं कर सकते, ये यूबिक्यूनॉन मूव कर सकता है, साइटोक्रोम C मूव कर सकता है, दोनों मोबाइल कैरियर है. ओके, साइटोक्रोम C के पास जब ये आता है इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C इसको पकड़ता है, पकड़ के फिर इसको लेकर जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास. कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 कॉपर सेंटर होते हैं. ठीक है, कॉपर सेंटर होते हैं. ये साइटोक्रोम C इस इलेक्ट्रॉन को कॉपर के पास भेजता है, कॉपर सेंटर 1 के पास.
देन यहाँ से साइटोक्रोम ए के पास भेजता है, देन साइटोक्रोम A3 के पास भेजता है, देन कॉपर सेंटर 2 के पास। ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गए। यहाँ फाइनली यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को फिर से भेजा गया हमारे मैट्रिक्स में, और इस इलेक्ट्रॉन को भेजने से जो एनर्जी जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन को मूव क्यों करवा रहे हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए, है ना, और प्रोटॉन को इधर पंप क्यों कर रहे हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने से जितनी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी से हमारे पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, ऑक्सीजन यहाँ यूज हो रहा है। हमने इस पूरे रेस्पिरेशन में ना ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूज किया, ना लिंक रिएक्शन में, ना क्रेब्स साइकिल में। ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रहा है, ईटीएस में। फाइनल एक्सेप्टर होता है हमारा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्डिंग के करने से हमारे पास रिलीज होगा H2O, वाटर। हमने क्या पढ़ा है कि ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, है ना। मीन्स जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 मिलता है, H2O मिलता है, ATP मिलता है ना। ऑक्सीजन भी यही यूज हुआ, ऑक्सीजन की वजह से ही H2O रिलीज होगा। CO2 कहाँ मिला हमें, लिंक रिएक्शन में एंड क्रेब्स साइकिल में, वो हमने देखा। H2O हमें कहाँ मिला, ETC के एकदम लास्ट स्टेज में, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, ठीक है, यहाँ H2O बन गया। अब क्या होगा कि जितने हाइड्रोजन को इधर पंप किया गया था उसकी वजह से क्या हुआ, इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में बहुत सारे हाइड्रोजन आ गए, है ना, और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन का लेवल क्या हो गया, कम। तो इससे ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। तो इधर बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो गए। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये जो प्रोटॉन है यहां से यहां मूव करना चाहेंगे, है ना, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। क्योंकि अगर हाइड्रोजन, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं ना उधर एसिडिटी बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि यहां से यहां हाइड्रोजन मूव करना चाहेंगे, दौड़ेंगे, बहुत तेजी से दौड़ेंगे, रश में रहेंगे एकदम, कब निकले कब निकले कब निकले। लेकिन क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल को हमारा जो मेम्ब्रेन होता है वो अपनी तरफ से क्रॉस नहीं करने देता, है ना। उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है जो उसको कैरी करके लेकर जा सके। तो प्रोटॉन इधर से सब जगह से नहीं निकल सकता, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन यहाँ लगा होता है, एटीपी सिंथेज, जो कॉम्प्लेक्स 5 है हमारा, ठीक है। ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को पकड़ता है, यहाँ से प्रोटॉन को पकड़ के ये फेंकता है मैट्रिक्स की तरफ, ओके, जल्दी से। और ये प्रोटॉन जो होते हैं ना ये बहुत तेजी से निकलते हैं, ओके। तो ये जो प्रोटॉन है ना ये बहुत तेजी से निकलते हैं। तो ये क्या करेंगे, इस एटीपी सिंथेज के हेल्प से यहाँ से मूव करना चाहेंगे, ठीक है। और ये जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूव करता है, इधर से 4 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन जो होते हैं ना यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। जब 4 एनसीईआरटी में लिखा गया 4 हाइड्रोजन, तो जब 4 हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, इतनी तेजी से निकलेंगे कि उस प्रोटॉन के निकलने की वजह से एक फोर्स निकले, फोर्स जनरेट होगा, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और उस फोर्स के जनरेट होते ही इतनी एनर्जी निकलेगी कि उस एनर्जी के निकलने से ये जो हमारे मैट्रिक्स में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में प्रेजेंट थे, आसपास प्रेजेंट थे, वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले। तो उनको बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए थी। जैसे ही ये प्रोटॉन इधर निकलता है तो एनर्जी क्रिएट होती है, वहां एनर्जी जनरेट होती है और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेंगे और यहाँ पर हमारा बन जाएगा एटीपी। एटीपी यहाँ पर हमारा जनरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एनएडीएच का हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ हुआ FADH2 का ऑक्सीडेशन, उससे हमें मिले हाइड्रोजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हमने इधर फेंका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, इलेक्ट्रॉन को हमने मूव करवाया ताकि हमें एनर्जी मिल सके। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो हमारा ऑक्सीजन था, जो टर्मिनल एक्सेप्टर होता है, उसने इलेक्ट्रॉन को कैच किया और H2 के साथ मिलकर उसने क्या बनाया, H2O। उसके बाद जो हमारा प्रोटॉन था इधर, प्रोटॉन इस एटीपी सिंथेज के हेल्प से यहाँ से मूव करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे और मैट्रिक्स में जाते ही उसके जाने से एक फोर्स जनरेट होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये एडीपी एंड पीआई आपस में बॉन्ड बना लेंगे और जनरेट करेंगे एटीपी। तो इस तरह हमारे एटीपी का सिंथेसिस होता है। So I hope this lecture found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक